हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी के अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम लोग अंग्रेजी में कोल एंड पेट्रोलियम बोलते हैं। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 पर सभी विषयों को बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। तो और भी विषयों को आप देखना चाहते हैं या बेहतर तरीके से उन अध्यायों को समझना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस चैनल पे बने हुए वीडियो को आप लोग आसानी से देख सकते हैं। उस पे सभी अध्यायों के विषय जो हैं पढ़ाए गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा और हायर स्टडी के ध्यान में रखते हुए भी उन्हें बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज और लाइन वाइज करके पढ़ाया गया है। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। कोयला और पेट्रोलियम हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हमारी डेली की ज़रूरतें होती है तो विभिन्न आवश्यक पदार्थों की ज़रूरत होती है जिन्हें हम लोग उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। जो हम लोग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो पदार्थों का उपयोग करते हैं वो कुछ जो होते हैं कि प्राकृतिक से हमें प्राप्त होते हैं जैसे नेचर से, और कुछ जो होते हैं कि हम खुद उसका काम के लिए उस चीज़ों को बनाते हैं और उनको उपयोग में लाते हैं। क्रियाकलाप 3.1 में देख सकते हैं, आपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए। इनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पहला है प्राकृतिक और दूसरा हमको सारणी में दिया हुआ है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक क्या है? तो हमको फल जो होते हैं वो प्राकृतिक से ही प्राप्त होते हैं। तेल जो हम लोग देखते हैं वो भी हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। सूर्य के प्रकाश का से जो हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो भी प्राकृतिक साधन है। जो हम लोगों को वायु मिलती है वो भी प्राकृतिक द्वारा ही मिलती है। जो जल होते हैं वो भी प्राकृतिक द्वारा ही मिलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है और मानव निर्मित होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो चेयर टेबल वन्य जीव जो होते हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। तो वन्य जीव से जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे जो हम लोग लकड़ियों को लेते हैं और लकड़ियों का उपयोग करते हैं। तो उन लकड़ियों का जो उपयोग करते हैं हम अपने जीवन में तो वो मानव निर्मित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए और भी चीज़ें जो होते हैं, वस्त्र होते हैं या खाद्य पदार्थ होते हैं, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो चीज़ें होते हैं हम अपने अनुसार बनाते हैं और उन्हें मानवीय प्रयास भी कह सकते हैं। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो जो चीज़ें हमें प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होती है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो जो भी वस्तुएं आपको प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होगी वे सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या वायु, जल और मृदा, वायु, जल और मिट्टी मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? तो नहीं, ये समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए ये समाप्त नहीं होंगे क्योंकि इनकी मात्रा जो होती है वो असीमित है। जल के बारे में कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? तो हाँ, जल एक असीमित संसाधन है, लेकिन जो हमारे उपयोग के जल होते हैं वो सीमित होते हैं क्योंकि उद्योगों के कारण, औद्योगिक क्रियाकलापों के कारण वो ज़्यादा करके पॉल्यूटेड हो गए हैं। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि हमारे देश में ही जैसे राजस्थान के इलाकों में या जो मरुस्थलीय इलाकों है जहाँ बारिश की मात्रा कम होती है वहाँ हमेशा जल संकट बना रहता है। तत्काल के दिनों में ही हमने देखा था कि कावेरी नदी विवाद के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में हमेशा से विवाद चलता रहा है। अभी कर्नाटक में हाल ही में जल संकट से जूझ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी मात्रा तो असीमित है, लेकिन जो यूजेबल है, जो मानवीय यूज में प्रयोग किए जाते हैं वो हमेशा संकट की तरह बना हुआ है। प्राकृतिक में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। जो हमारे पास प्राकृतिक साधन होते हैं उनको हम लोग व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांट सकते हैं। तो प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम लोग 2 वर्गों में बांट सकते हैं।
व्यापक का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। एक हमारा हो जाता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और हमारा दूसरा हो जाता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ये संसाधन प्राकृतिक में असीमित मात्रा में उपस्थित है। असीमित का मतलब होता है कि जिसकी कोई सीमा न हो, अनलिमिटेड हो, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अनलिमिटेड भी बोल सकते हैं। तो वो जो संसाधन प्राकृतिक में अनलिमिटेड हो या असीमित मात्रा में हो और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, वे अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो वैसे कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जो प्राकृतिक में असीमित मात्रा में हो और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त होने वाली न हो, तो वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश क्या है, तो वो असीमित मात्रा में उपलब्ध है और हम लोग सूर्य के प्रकाश को कितने भी यूज कर ले तो वो खत्म होने वाला नहीं है। उसी प्रकार दूसरा हमारा उदाहरण है वायु। तो वायु भी असीमित मात्रा में है और वो मानवीय क्रियाकलापों या हम कितना भी यूज कर ले तो वो खत्म होने वाला नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। कौन से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, तो उन्हें हम देखते हैं कि प्राकृतिक में इन स्रोतों की मात्रा सीमित होती है। जो खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनकी जो मात्रा होती है वो सीमित होती है, लिमिटेड होते हैं। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है वन। जैसे कि वन जो है कि प्राकृतिक संसाधन ही है, लेकिन हम अपनी औद्योगिक विकासों के लिए वनों को कटाई करते हैं या खेती की भूमि माने खेती वाली ज़मीन बनाने के लिए उन वनों को काटते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि वन्य जो होते हैं कि वो उनका ह्रास होता है, वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है कौन, तो वन्य जीव जो होते हैं वो जब वन्य ही नहीं रहेंगे तो वन्य जीव क्या होते हैं कि स्थानांतरण करने लगते हैं। वो हमेशा जंगलों में रहने के आदी होते हैं, तो वो जब उस वन को हम लोग काटने लगेंगे तो वो वहाँ से स्थानांतरण करके दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इस तरह से वन्य जीव भी एक जो होते हैं वो विलुप्त होने लगते हैं। खनिज जो होते हैं वो भी लिमिटेड मात्रा में रहते हैं और हम उनका यूज करते रहते हैं, तो वो भी एक न एक दिन समाप्त हो जाते हैं। कोयला है वो भी जो होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। पेट्रोलियम भी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक गैस होते हैं तो वो भी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। इसीलिए हमको लिमिटेड इन सभी संसाधनों का यूज करना चाहिए और बेवजह जो हम लोग यूज करते हैं जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैसों का, कोयला को, तो उससे बचना चाहिए और सेफली हमको यूज करना चाहिए। अब हम आगे क्रियाकलाप 3.2 को देखते हैं। यह कक्षा का हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूहों में बांटिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूहों में बांटिए। यहाँ पे उप समूह का मतलब हो जाता है कि जैसे कोई समूह है उसका भी हम लोग बांटते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उप समूह में आ जाते हैं। इन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कीजिए और जो हमने उप समूहों में बांटा है उन्हें हम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन में बांटेंगे। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कर देंगे। यहाँ पीढ़ी का मतलब होता है जनरेशन। जैसे मान लीजिए हमारे दादाजी हुए तो दादाजी फर्स्ट जनरेशन हो गए, मेरे पिताजी हो गए वो सेकेंड जनरेशन हो गए और मैं जो हो जाऊँगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड जनरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, दादा क्या होंगे, फर्स्ट जनरेशन, तो मेरे पिताजी क्या हो जाएंगे, सेकेंड जनरेशन, और थर्ड क्या हो जाएंगे, तो तीसरी पीढ़ी जो हम हैं या आप लोग भी हुए। ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। जो ये उप समूह होते हैं वो उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो उपभोक्ता वह हो जाता है जो उन प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करेंगे, वही उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप, हम या कोई भी मनुष्य उस प्राकृतिक संसाधनों का या मानव उस प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर रहा है तो वो सभी जो होंगे क्या हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी जो पीढ़ी है उसमें उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है।
प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा पात्र भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्र में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपयोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के लिए सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं मिला। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बच गया है। तो ये पॉसिबल है कि जो हमारे पहली और दूसरी जनरेशन है वो सारी उन चीज़ों को उपभोग कर सकते हैं, या कुछ जो होगा कि कुछ ही मात्रा में, अल्प मात्रा में बचे रहेंगे। तो इससे हम क्रियाकलाप से सीखते हैं कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन्हें हमें असीमित मात्रा में हो या सीमित मात्रा में हो, उन्हें हमें यूटिलाइज जो होते हैं वो बेहद जो है कि सावधानी तरीके से करना चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाले जनरेशन है, या यहाँ पे कह सकते हैं कि जो तीसरी जनरेशन है, उन संसाधनों का भी उपयोग कर सके। तो मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस है। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि मान लीजिए कि जो खाद्य पदार्थ उन पात्रों में थे वो कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। जो प्रत्येक समूह थे उनका जो उपभोग करने के जो रूप है वो भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है, जो पहली समूह है, हो सकता है कि पहली पीढ़ी के जो बहुत अधिक लोग हों वो लालची हों, लालची समूह के हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी के जो लोग हों आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका जो निर्माण होता है तो सजीव प्राणियों के जो मृत अवशेषों होते हैं, जिसको जीवाश्म बोलते हैं, उन्हीं से होता है। इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। अब हम 3.1 में कोयला के बारे में देखते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल बोलते हैं। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। चित्र 3.1 यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। जो कोयला होते हैं वो कठोर होते हैं और काले रंग के होते हैं। जैसा कि चित्र 3.1 में आप देख सकते हैं, ये जो होते हैं ये क्या है? तो ये कोयला है। ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं और काला रंग के होते हैं। काला रंग के होते हैं। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। जो हम खाना पकाने के लिए ईंधन का उपयोग करते हैं उनमें कोयला जो है कि एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों के, जो पहले पुराने समय में रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। जो पहले जो रेल इंजन होते थे वो भाप के द्वारा चलते थे, तो उस भाप को कोयले के द्वारा ही बनाया जाता था। जैसे कि हम पुरानी फिल्मों में देख सकते हैं कि कोयला इंजन से जो थे कि कोयला के इंजन होते थे, जो भाप बनते थे, उनसे वो रेलगाड़ियाँ चलती थी। लेकिन आजकल ये इन रेलगाड़ियों में विद्युत के द्वारा संचालित होती है या स्वचालित होती है। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। जो कोयला होते हैं उनका उपयोग जो होता है कि तापीय शक्ति संयंत्रों में भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कोयला का जो मेनली उपयोग होता है वो हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कोयले की कहानी। कोयला की क्या कहानी है इसको हम लोग देखते हैं। ए स्टोरी ऑफ कोल। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे।
लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व। यहाँ पे 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन जो होता है, मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? तो 10 लाख के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो समझ सकते हैं कि यहाँ कितना वर्ष हो जाएगा? तो 3000 लाख वर्ष हो जाएगा, 3000 लाख वर्ष हो जाएगा। तो वो सभी जो थे कि पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, और बाढ़ जैसी प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं उनके कारण जो थे वन थे वो मिट्टी के अंदर दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण और अधिक मिट्टी की परत उन पर जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। संपीड़ित का मतलब कंप्रेस हो गए, दब गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया, और जिस तरह से वो गहरे होते गए माने धंसते गए तो क्या हुआ? उनका टेम्परेचर भी बढ़ गया, ताप भी बढ़ गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। जो कोयले होते हैं उनमें मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है। कोयले में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। मृत वनस्पति में के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। जो वनस्पति होते हैं, डेड वनस्पति होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होते हैं। ये प्रक्रिया जो होती है कार्बनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्बनीकरण कहलाती है, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। क्योंकि ये होते हैं जो वनस्पति के अवशेषों से बनते हैं, अतः कोयलों को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 3.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। चित्र 3.2 में क्या है? तो कोयले की खान को दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है? तो कोयले की खान है। ये जो आसानी से हम लोग झारखंड जो होते हैं, झारखंड हमारे देश का एक राज्य है जहाँ पे कोयले की बहुत सारी खानें हैं। तो आपको अगर कभी भी घूमने का विचार हो तो आप जाकर देख सकते हैं, झारखंड में बहुत सारी कोयले की खान है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। जब हम वायु में गर्म करने पर क्या करते हैं? तो कोयला जलने लगता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। उद्योग में कोयला के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। जो उद्योग होते हैं उनमें कोयला के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक, कोलतार और कोयला गैस। अब हम कोक के देखते हैं। कोक एक कठोर, संरंध्र और काला पदार्थ है। जो कोक है वो कठोर होते हैं, संरंध्र होते हैं और काला पदार्थ होते हैं। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। जो कोक होते हैं उनका उपयोग जो होता है कि औद्योगिक निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, हमारा दूसरा है बी, कोलतार। कोलतार क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ द्रव है। जो कोलतार होते हैं एक अप्रिय गंध वाला, माने जो सूंघने के लायक न हो वो है, और काला गाढ़ा द्रव होता है। द्रव का मतलब यहाँ लिक्विड होता है, जिसका आयतन जो होता है कि निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। जो कोलतार होते हैं वो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में, उद्योगों में, जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। तो कोलतार का उपयोग हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ होता है। तो कोलतार का उपयोग जो होता है कि औद्योगिक निर्माण में होता है, उद्योगों में होता है, संश्लेषित रंग में होता है, औषधि में भी होता है, विस्फोटक के रूप में होता है, सुगंध के रूप में होता है, प्लास्टिक के रूप में होता है, पेंट के रूप में भी होता है, फोटोग्राफी के रूप में भी होता है, फोटोग्राफी सामग्री के रूप में भी होता है, छत निर्माण सामग्री है उसमें भी कोलतार का यूज होता है।
रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। हम लोग ये रोचक तथ्य है कि जो मौत होते हैं और अन्य कीट होते हैं उन्हें भगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो नेफ्थलीन की गोली होती है वो भी हमें कोलतार से ही प्राप्त होता है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। पहले के जो सड़कों होती थी उसमें हम लोग कोलतार का यूज करते थे, पहले के सड़कों में कोलतार का यूज करते थे, लेकिन आजकल के सड़कों में हम लोग बिटुमेन का उपयोग करते हैं। अब हम 3C में देखते हैं कोल गैस। क्या देखते हैं? कोयला गैस या इसे कोल गैस भी कहते हैं। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयले के प्रक्रमण जब हम करते हैं तो कोक बनाते समय जब हम कोक बनाते हैं उसी समय हमें कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित हुए बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। जो कोयला गैस होते हैं वो जो कोयला प्रक्रमण संयंत्र होते हैं उनको निकट जो स्थापित उद्योग हैं उनमें ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। लंदन में 1810 ईस्वी में, न्यूयॉर्क में 1820 ईस्वी के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। जो कोयला गैस है उसका सर्वप्रथम उपयोग लंदन में एवं 1820 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था, जो सड़कों पर रोशनी के लिए उपयोग किया जाता था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। तो आजकल जो कोयला गैस है उसका उपयोग रोशनी के न लेकर ऊष्मा के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अब हम आगे 3.2 में पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं कि पेट्रोलियम क्या होते हैं। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। भारी वाहनों में जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये सभी जो चीज़ें होते हैं पेट्रोल या डीजल, ये सभी जो हमें होते हैं प्राकृतिक ईंधन के रूप में काम आते हैं और ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा एवं ओलियम शब्द से हुई है। पेट्रा का मतलब चट्टान और ओलियम का मतलब तेल होता है। जैसे पेट्रोलियम जो शब्द है वो पेट्रोलियम, ये जो शब्द है ये दो शब्दों से बने हैं, एक है पेट्रा और दूसरा है ओलियम। क्या है? दूसरा क्या है? ओलियम। तो जो पेट्रा का अर्थ होता है, पेट्रा का मतलब हो जाता है चट्टान या रॉक कहते हैं, इसे हम लोग चट्टान या रॉक भी बोलते हैं। ओलियम का मतलब हो जाता है तेल या ऑयल। क्या हो जाता है? तेल और ऑयल। तो हम लोग कह सकते हैं कि पेट्रोलियम जो है कि दो शब्दों से बने होते हैं, एक होता है पेट्रा और दूसरा है ओलियम, जिसका मतलब होता है चट्टान, तेल, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे चट्टानों के मध्य भाग से निकलता है। ये ज़मीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण जो होता है समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। तो हम देखते हैं कि जो लाखों वर्षों में क्या किया कि वायु की अनुपस्थिति में उन सूक्ष्म जीवों या समुद्री जीवों का एक पेंदी में बैठ गए और उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर देते हैं। चित्र 3.4 में देखिए जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देखते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। जो पेट्रोलियम तेल है और गैस की परत है जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों?
याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम जानते हैं कि तेल और गैस जो होते हैं वो जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। तेल और गैस जो होते हैं वो जल से हल्के होते हैं और इसमें वो मिश्रित नहीं होते हैं। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में स्थित है, जिसे 1859 ईस्वी में प्रवर्धित माने ड्रिल किया गया था, खोदा गया था। तो विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ था? तो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में था। कब ड्रिल किया गया था, कब खोदा गया था? तो 1859 ईस्वी में। 8 वर्ष बाद 1867 ईस्वी में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। तो आपसे कभी भी पूछेगा कि भारत में सबसे पहले तेल कहाँ प्राप्त हुआ था, तो असम के माकुम नामक स्थान से 1867 ईस्वी में भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। हमारे देश में तेल जो होते हैं वो असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अब हम पेट्रोलियम का परिष्करण पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम का परिष्करण जो होता है वो कैसे किया जाता है। पेट्रोलियम गहरे हरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। जो पेट्रोलियम होते हैं उनमें विभिन्न संघटक होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, स्नेहक तेल है जिसे हम लोग लुब्रिकेंट भी बोलते हैं, पैराफिन, मोम है आदि का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। जब हम पेट्रोलियम को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 3.1 में दिया गया है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेट्रोलियम हम लोग को कैसे प्राप्त होता है। तो चित्र 3.4 को हम लोग देख सकते हैं। पेट्रोलियम था प्राकृतिक गैस के भंडार। यहाँ पे देखिए तो ये जो होते हैं हमारे, ये इसको भूमि तल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भूमि तल कहते हैं। जब भूमि तल को हम लोग ड्रिल करते हैं तो एक ये हमारा धरातल आता है। तो ये जो होते हैं इसे हम लोग चट्टान बोलते हैं। ये जो होता है इम्परवियस माने हार्ड चट्टान होते हैं। ये जो होते हैं ये हार्ड चट्टान या अपरवेश चट्टान होते हैं जिसमें इंटर करना मुश्किल होता है। तो इसको जब हम लोग इंटर करते हैं तो यहाँ जो रहता है कि वो गैस के कुएँ रहते हैं। गैस से नीचे आते हैं तो हमारा तेल के कुएँ मिलते हैं और ये जो हमारा रहता है वो जल रहता है जिसे हम लोग साल्ट वाटर भी कहते हैं। ये समुद्री जल होते हैं जो लवणीय होते हैं। साल्ट वाटर या लवणीय जल कह सकते हैं, लवणीय जल होते हैं। ये जो उसके नीचे जो होते हैं लवणीय जल के नीचे वो तेलाशय चट्टान होते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं ये जो हमारे होते हैं ड्रिल करके इसको प्रभाजक द्वारा हम इसी कुएँ से तेल को निकालते हैं। इसी कुएँ द्वारा हम लोग तेल को बाहर निकालते हैं। तो हमें ये इससे प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है जिसे हम लोग नेचुरल गैस भी बोलते हैं, प्राकृतिक गैस। और इससे हम लोगों को प्राकृतिक तेल प्राप्त होती है जिसे हम लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कच्चा तेल होता है। क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ये प्राकृतिक तेल जो होते हैं वो कच्चा रहते हैं तो इसे कच्चा तेल भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र 305 में ये क्या है? तो परिष्करणी है। मैंने ये जो है कि ये ज़मीन का नीचे का पोर्शन है, धरातल के नीचे का पोर्शन है ये, और धरातल के ऊपर जो कुएँ बने होते हैं वो इस प्रकार के बने होते हैं और इसी के द्वारा हम लोग प्यूरिफाइंग ये सभी परिष्करण करते हैं और जो कच्चे तेल होते हैं उन्हें शुद्ध करके निकालते हैं। अब सारणी 3.1 में आप देख सकते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों और उनका उपयोग। तो परिष्करण के बाद हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा क्या है, तो सबसे पहले हमारा है द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसको हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग LPG बोलते हैं।
इसका उपयोग जो होता है कि घरों और उद्योगों के में होता है। तो ये जो होता है परिष्करण में हमको 30 डिग्री से नीचे के ताप पर मिलता है, 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप पर मिलता है। जब हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे कच्चे तेल को तो हमें द्रवित पेट्रोलियम गैस मिलता है, एलपीजी मिलता है, जिसे हम लोग घरों में यूज कर सकते हैं, या इसे पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसे हम लोग। क्या? पेट्रोलियम गैस। उसके बाद हम लोग गर्म करते हैं तो हमें पेट्रोल की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग मोटर ईंधन शुष्क धुलाई में विलायक के रूप में काम में लाते हैं। तो ये जो हमारा होता है कि नेफ्थलीन में भी काम आता है। तो ये मेनली आप कह सकते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस या 1-200 के बीच में हमें प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है मिट्टी ऑयल। तो मिट्टी तेल या किरोसिन तेल जो होते हैं वो 175 डिग्री सेल्सियस से 175 डिग्री सेल्सियस से 275 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें मिट्टी का तेल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम लोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन के लिए करते हैं। जब हम इसे और भी गर्म करते हैं तो 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस के ताप पर हमें डीजल प्राप्त होते हैं। 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस के ताप पर हम जब गर्म करते हैं प्रभाजक में तो हमें डीजल की प्राप्ति होती है। भारी मोटरों, वाहनों एवं विद्युत जनित्रों में डीजल का उपयोग किया जाता है। जो भारी मोटर वाहन होते हैं तथा विद्युत जनित्र होते हैं उनमें डीजल का उपयोग किया जाता है। जब हम इसे और गर्म करते हैं, जब मान लीजिए 350 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे गर्म करते हैं तो हमें स्नेहक तेल, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लुब्रिकेंट भी बोलते हैं, तो लुब्रिकेंट जो ऑयल होते हैं वो हमें 350 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होते हैं। ये स्नेहन के काम आता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जो हम लोग ग्रीस देखते हैं, ग्रीस ये स्नेहन तेल है, जिसका उपयोग हमको जो होता है कि स्नेहन के रूप में मैंने उसे फिसलनदार बनाता है, मूवेबल कर देता है स्नेहन तेल। और हम आगे देखते हैं 6 नंबर में पैराफिन मोम। तो पैराफिन मोम जो होते हैं वो मरहम, मोमबत्ती और वैक्सीलिन आदि में उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये भी हमें पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। लास्ट में हमको बिटुमेन प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। तो ये सभी जो होते हैं वो पेट्रोलियम के संघटक होते हैं। तो हमने देखा कि पेट्रोलियम के संघटक कौन कौन से हैं। तो पेट्रोलियम के संघटक जो होते हैं एलपीजी होते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है जिसे हम लोग किरोसिन ऑयल भी बोलते हैं, डीजल है, स्नेहक तेल है, पैराफिन मोम है, बिटुमेन है। ये सभी जो होते हैं वो पेट्रोलियम के संघटक है, क्योंकि पेट्रोलियम जो हमें मिलते हैं वो कच्चे तेल के रूप में मिलते हैं। जब उन्हें हम लोग प्रभाजक स्तंभ में रखकर गर्म करते हैं तो विभिन्न संघटकों की हमको प्राप्ति होती है। और इन संघटकों के क्या क्या उपयोग हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, उनको हमने देखा है। तो अब हम आगे देखते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, जिन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं। जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस होते हैं उनसे जो हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है उसका उपयोग हम लोग उर्वरकों के रूप में करते हैं। मेनली हम लोग यूरिया में यूज करते हैं। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। तो पेट्रोलियम जो होते हैं वो बहुत अधिक व्यावसायिक महत्वपूर्ण रखता है, इसीलिए पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना भी कहते हैं। तो पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं? तो काला सोना भी कहते हैं। अब हम आगे प्राकृतिक गैस को देखते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल गैस भी बोलते हैं। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। जो प्राकृतिक गैस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके गैस बनाते हैं। सीएनजी का मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। जो CNG होते हैं उनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। जो परिवहन वाहनों हैं जैसे कार, बस, ये सभी में अभी ईंधन के रूप में CNG का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, क्योंकि इससे कम प्रदूषण होते हैं। यह एक स्वच्छ ईंधन है। जो CNG होते हैं एक स्वच्छ ईंधन है। CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। जो CNG होते हैं उनका एक लाभ है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। जहां इसकी जो आपूर्ति होती है वो पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल वडोदरा, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। तो CNG के पाइपलाइनों का सबसे बड़ा जाल वडोदरा, गुजरात और दिल्ली के कुछ अन्य भागों में स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस होते हैं CNG होते हैं उनका जो उपयोग है वो बहुत से रसायनों में और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। भारत देश में प्राकृतिक गैस के जो विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो हमारे देश में जो प्राकृतिक गैसें हैं वो मेनली त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं 3.4 कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित। कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे भी हैं जो सीमित है, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। जो कोयला और पेट्रोलियम होते हैं वो जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। जो मृत जीव होते हैं वो ईंधन में बने उनमें लाखों वर्ष समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्षों और चलने वाले हैं, और इनके जो ज्ञात भंडार है वो भी कुछ 100 वर्षों तक चलेंगे। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, और जो इन ईंधनों को हम जलाते हैं वो वायु प्रदूषण का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इनका संबंध विश्व उष्णन से है। विश्व उष्णन का यहाँ मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग से। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से है। तो जो इन ईंधनों को हम लोग यूज करते हैं तो वो ग्लोबल वार्मिंग को भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि CO2 का मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे विश्व जो है कि उष्णन गर्म होने लगती है। जो हमारी पृथ्वी की सतह होती है वो बहुत टेम्परेचर होता है और हीट होने लगती है। अतः यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। तो हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करेंगे जब हमें ज़रूरत हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन कम खतरा रहेगा। इससे क्या होगा? तो पर्यावरण और बेहतर बनेगा और जो विश्व उष्णन है, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो कम होगी, और ईंधनों की उपलब्धता जो है कि लंबे समय तक बनी रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुण हैं: जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। जहाँ तक संभव हो गाड़ी को हमें मध्यम माने सामान्य गाड़ी से समान या लो स्पीड पर, मॉडरेट स्पीड पर, मीडियम मध्यम गति पर गाड़ी को चलाना चाहिए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। जहां हम देखते हैं कि सड़कों पर यातायात लाइटें लगी रहती हैं, तो जहां भी लाइटें हो और हमें रेड सिग्नल हो तो हमें क्या करना चाहिए? गाड़ी का इंजन जो है कि बंद कर देना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए।
टायरों का दाब सही रखिए। जब भी हम गाड़ी को वाहन को चलाते हैं तो हमको टायरों का दाब जो होता है वो सही रखना चाहिए। टायरों में जो एयर होते हैं वो बैलेंस्ड होना चाहिए सभी टायरों में, एक में ज़्यादा एक में कम नहीं होता है। वो भी डीजल पेट्रोल की ज़्यादा खपत करता है। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए और गाड़ी का जो रख रखाव होते हैं उसको भी सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वो कम डीजल और पेट्रोल का खपत करें। तो अब हम आगे देखते हैं कि इस अध्याय में मेनली हमने क्या क्या सीखा है। तो देखते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैसें हैं वो सभी क्या हैं, तो जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जो हम लोगों को जीवाश्म ईंधन के प्राप्त होते हैं तो वो सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व ही हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाले संसाधन है, इसलिए हमें नितांत आवश्यकता है कि हम लोग जो उन चीज़ों को, जीवाश्म ईंधन को जो बारीकी से यूज करें और जहां हम कोई आवश्यक है वहीं पर यूज करें, बेवजह के उनको खर्च न करें। कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। जो हम लोग देखते हैं कि जो कोक है, कोलतार हैं और कोयला गैस हैं वो हमें कोयले से प्राप्त होते हैं या कोयले से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। आगे हम देखा था कि पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। जब हम पेट्रोलियम का परिष्करण करते हैं तो प्रभाजक स्तंभ में तो कच्चे तेल जो होते हैं पेट्रोलियम होते हैं वो हमें क्या क्या देते हैं, तो पेट्रोलियम गैस देते हैं, पेट्रोल देते हैं, डीजल देते हैं, मिट्टी देते हैं, मिट्टी का तेल देते हैं जिसे हम लोग केरोसिन ऑयल भी कहते हैं, पैराफिन मोम देते हैं, स्नेहक तेल है आदि, ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। और इस अध्याय में हम इन सभी जो संघटक थे पेट्रोलियम के उनके उपयोग को भी देखा था कि हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आगे हम लोग देखे थे कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है। जो कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन है वो सीमित है, हमें इनका अनयोचित माने बिना वजह उपयोग नहीं करना चाहिए। जब हमें उपयोग हो तभी हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इस अध्याय से या किसी भी अध्याय से या हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे अगर किसी भी विषय से लेकर आपको परेशानी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसे हम बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।